नमस्कार दोस्तों, मैं पवन न्यू। कल अपने किया था भारत के सामान्य परिचय में भारत का नामकरण, और आज करेंगे अपने भारत के सामान्य परिचय में भारत की स्थिति और विस्तार। स्थिति और विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे। देखो, कोई भी स्थान है, चाहे भारत है, चाहे राजस्थान है, चाहे अपना जिला हनुमानगढ़ है, उसकी स्थिति ज्ञात करनी है तो वो किस माध्यम से ज्ञात करेंगे। तो किसी भी स्थान की स्थिति ज्ञात करने के लिए अपने जो मूल तत्व की आवश्यकता होती है वो होता है अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अक्षांश और देशांतर किसे कहते हैं। यानी वे काल्पनिक रेखाएं जिनके माध्यम से किसी स्थान की स्थिति ज्ञात की जाए वो क्या कहलाते हैं, अक्षांश और देशांतर। यानी अपने को भारत की स्थिति ज्ञात करनी है तो पहले अपने किसकी आवश्यकता पड़ेगी, भारत के अक्षांश और देशांतर की। तो उससे पहले अपने अक्षांश और देशांतर के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं कि अक्षांश कितने होते हैं, देशांतर कितने होते हैं। चलो थोड़ा सा एक डायग्राम बनाते हैं अपने। ये मान लो अपना क्या है, ग्लोब बना दिया, और यहां से एक रेखा गुजरती है जिसका नाम क्या है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या ये बिल्कुल मध्य से गुजरती है तो इसे भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। और ये पूरे गोलार्ध है उसको दो विश्व में बांटती है, एक उत्तरी गोलार्ध एक दक्षिणी गोलार्ध, इसलिए इसको क्या है, विषुवत रेखा भी बोलते हैं। क्वेश्चन आता है अक्षांश रेखाएं कितनी होती है। अक्षांश रेखाएं कितनी होती है। एक बार इसका क्वेश्चन आया था, ऑप्शन था 180, बी नंबर ऑप्शन 181, सी नंबर ऑप्शन 179 और डी नंबर ऑप्शन 178। तो आपका क्या लगता है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, 180 या 181 या 179 या फिर 178। तो इसका आंसर देखने के लिए चलो अपने निकालते हैं कि अक्षांश रेखाएं कितनी होती है। देखो ये हो जाएगी अपने पास भूमध्य रेखा या आधार रेखा लेते हैं, इसके ऊपर की तरफ जाएंगे, जैसे 1 2 3 करते करते ऊपर कितने हो जाएंगे, 90, और दक्षिण गोलार्ध में भी कितने हो जाएगी, 90। यानी 90 प्लस ये 90 बराबर कितनी हो गई, 180। लेकिन अगर इस आधार रेखा को यानी जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा है इसको भी मान ले साथ में तो कितनी हो जाएगी, 90 प्लस 1 181। लेकिन पीछे सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया आरपीएससी ने, उसमें इसने आंसर माना था सी 179। तो 179 कैसे होते हैं वो देखो। आधुनिक भूगोलवेताओं की बात करें तो वो मानते हैं जो अपने ध्रुव की तरफ जाते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। यहाँ पर क्या रेखा ना होकर क्या बचता है, बिंदु। बिंदु को वर्त तो बोल सकते हैं लेकिन क्या नहीं बोल सकते, रेखा नहीं बोल सकते। इसलिए 90 उत्तरी वाला और 90 दक्षिण वाला, इन दो को नहीं मानते। तो 181 में से 2 माइनस कर देंगे, कितनी हो जाएंगी, 179। तो यानी अक्षांश रेखाएं तीनों सही है, 180 भी सही है, 181 भी सही है, 179 भी सही है। तो ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है। जैसे आपके ऑप्शन ये चारों के चारों आ जाए तो इनमें से जो प्रथम ऑप्शन सही रहेगा वो रहेगा आपका 179। अगर 179 आपके ऑप्शन में नहीं है तब रहेगा अपना सेकंड ऑप्शन 181। अगर 181 भी ऑप्शन में नहीं है तब रहेगा अपना तीसरा ऑप्शन 180। अगर 180 भी नहीं है तो होगा आपका इनमें से कोई नहीं। तो यानी आपके सामने तीन ऑप्शन हो जाएंगे जो मूलतः पूछे जाती है। 171 इसको फर्स्ट मानेंगे, पहली चॉइस, दूसरी चॉइस होगी अपने 181 और तीसरी चॉइस होगी अपने 180। तो यानी कुल मिला के अक्षांश रेखा कितनी हो जाएगी, ये तीनों के तीनों आपके आंसर क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अब देखो अगर ऊपर की तरफ जाएंगे, जैसे यहाँ पर 1 डिग्री अक्षांश रेखा आ गई और क्वेश्चन पूछ ले कि अक्ष कितने होते हैं। आपसे क्वेश्चन आ जाए, एक तो अक्षांश रेखा एक थी, अक्ष पूछ ले। तो अक्ष देखो, अक्ष होता है कोण। जैसे ये अपने आ जाएगी 0 डिग्री रेखा, इससे इस तरफ कोण बनाएंगे तो इस तरह कोण कितने बन जाएंगे, तो 90 ऊपर हो जाएंगे और 90 नीचे हो जाएंगे। तो कुल कोण कितने हो जाएंगे, 180। तो अक्ष कितने होते हैं अपने, 180 होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि अक्षांश वृत्त कितने होते हैं। अक्षांश वृत्त, तो वृत्त की बात करें 90 ऊपर हो जाएंगे, 90 नीचे हो जाएंगे और एक मानक रेखा हो जाएगी अपने।
तो 181 हो जाएंगे। तो यानी इनमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि अक्षांश वृत्त, अक्ष और अक्षांश रेखाएं तीनों अलग अलग है और तीनों की संख्या भी क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। उसके बाद में देखो जो ये दो अक्षांश अपने, ये भूमध्य रेखा वाला हो गया और 1 डिग्री, इनके मध्य का भाग क्या कहलाता है? यानी जो दो अक्षांश होते हैं उन दो अक्षांशों के मध्य का भाग क्या कहलाता है? तो दो अक्षांशों के मध्य का भाग कहलाता है कटिबंध। आपसे कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि दो अक्षांशों के मध्य का भाग क्या कहलाता है, तो वो क्या कहलाएगा, कटिबंध कहलाएगा। उसके बाद में और चर्चा करें तो जो अक्षांश रेखाएं होती है उनकी दिशा क्या होती है, यानी कौन सी दिशाओं में अक्षांश रेखाएं खींची जाती है? तो अक्षांश रेखाएं हमेशा क्षैतिज दिशाओं में खींची जाती है। जो अक्षांश रेखाओं की जो दिशा होती है वो क्या होती है, क्षैतिज होती है। और अक्षांश रेखा हमेशा क्या होती है, पूर्णवर्त होती है, पूर्ण वृत्त। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सी पूर्णवर्त रेखाएं हैं। देशांतर भी ऑप्शन में मिलता है, लेकिन देशांतर जो रेखा होती है वो कैसी होती है, अर्धवृत्त होती है। लेकिन जो अक्षांश रेखाएं होती है वो क्या होती है, पूर्ण वृत्त होती है। उसके बाद में अपने दो अक्षांशों के मध्य की दूरी की बात करें, दो अक्षांशों के मध्य की दूरी कितनी होती है? तो ये 3 टाइप की होती है। एक तो होती है अपने औसत दूरी, एक होती है विषुवत रेखा पर, और एक होती है ध्रुवों पर। 3 तरह से ज्ञात करते हैं अपने अक्षांशों के मध्य की दूरी। औसत दूरी की बात करें तो इनकी औसत दूरी होती है 111.13 किलोमीटर। यानी जो अक्षांश है टोटल इनकी औसत दूरी निकाले तो औसत कितनी होती है, 111.13 किलोमीटर। कुछ बुकों में 111 भी मिल जाता है। उसके बाद में विषुवत रेखा, यानी यहाँ पर जो अपने भूमध्य रेखा खींची गई है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इनके मध्य जो औसत दूरी होती है वो कितनी होती है, 111.34 किलोमीटर। और ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर दूरी बचती नहीं है, कितनी हो जाएगी, 0। तो यानी औसत दूरी अक्षांश रेखा की कितनी हो जाएगी, 111.13 किलोमीटर। विषुवत रेखा पर कितनी हो जाएगी, 111.34। कुछ बुकों में 3.5 भी मिल जाता है, 3 भी मिल जाता है, लेकिन मुख्यतः जो मानी जाती है वो कितनी होती है, 111.34 किलोमीटर। और ध्रुवों पर कितनी होती है, 0 किलोमीटर। अब दूरी से आपको ज्ञात होगा कि अक्षांश किस काम में आते हैं, यानी जो अक्षांश होते हैं वो किस काम में लिए जाते हैं। तो अक्षांशों से क्या ज्ञात किया जाता है, किसी स्थान की दूरी ज्ञात की जाती है। अगर किसी स्थान की दूरी ज्ञात करनी है तो अपने किसकी आवश्यकता होगी, अक्षांश रेखाओं की आवश्यकता होगी। अगर किसी स्थान की स्थिति ज्ञात करनी है तो किन की आवश्यकता होगी, अक्षांश और देशांतर दोनों की आवश्यकता होती है। उसके बाद में अपने रहती है देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं कितनी होती है, चलो चर्चा करते हैं देशांतर रेखाओं के बारे में। थोड़ा सा डायग्राम दोबारा बनाते हैं इसका। ये मान लो अपने बना दिया विश्व का ग्लोब, और यहां से एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब देखो भी देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है, यानी टोटल कितनी होती है देशांतर रेखाएं। तो देखो इस तरफ चलेंगे अपने तो 90 इस तरफ हो जाएगी, और इस तरफ चलेंगे अपने तो 90 इस तरफ हो जाएगी। और इसके बैक साइड में भी कितनी है, 90, और इस साइड में भी कितनी है, 90। यानी इनकी टोटल संख्या होती है 360। आपसे पूछ ले कि देशांतर रेखाएं कितनी होती है, तो देशांतर रेखाएं कितनी होती है, 360 होती है। अक्षांश रेखाओं में तो आंकड़ा अलग अलग है, 181, 180, 179 लेते हैं, लेकिन देशांतर रेखाएं फिक्स होती है कितनी, 360। फिर देखो भी देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर एक दूसरे को क्या आपस में काटती है, यानी इनकी जो आकृति होती है वो कैसी होती है, खरबूजे के समान। आपसे पूछ ले कि इसकी आकृति कैसी है, आकृति कैसी है, खरबूजे के समान। इनकी जो आकृति होती है वो कैसी होती है, देशांतर रेखाओं की खरबूजे के समान होती है। फिर अपने बात करें दो देशांतर है, यानी इन दो देशांतरों की जो मध्य की औसत दूरी होती है वो कितनी होती है, 111 किलोमीटर। या फिर सूर्य की किरण को पास करने में टाइम लगेगा 4 मिनट का, यानी अपने सामने क्या है, समय आया है। तो यानी देशांतर रेखाओं से क्या ज्ञात किया जाता है, समय ज्ञात किया जाता है। अगर किसी स्थान का समय ज्ञात करना है या किसी जगह का समय ज्ञात करना है तो अपने को किसकी आवश्यकता होगी, देशांतर की आवश्यकता होती है।
उसके बाद में दो देशांतरों के मध्य के भाग को क्या कहते हैं? जैसे दो अक्षांश थे, दो अक्षांशों के मध्य का भाग क्या कहलाता था? कटिबंध कहलाता था। तो दो देशांतरों के मध्य का भाग वो क्या कहलाएगा? गोर या गोरे। गोर या गोरे कहते हैं। यानी दो अक्षांश है और दो देशांतर है, इनके मध्य का भाग पूछ ले क्या कहलाता है? तो अक्षांशों का भाग तो क्या कहलाता है? कटिबंध। और देशांतर का भाग क्या कहलाता है? गोर या गोरे कहलाता है। अक्षांश रेखाएं पड़ी थी वो कौन सी दिशा में थी? क्षैतिज दिशा में थी। लेकिन जो देशांतर रेखाएं होती है वो कौन सी दिशा में होती है? ऊर्ध्वाधर दिशा में, यानी ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ खींची जाती है। ठीक है। उसके बाद में और बात करें अपने, जैसे इधर से अपने एक रेखा खींच ली 0 डिग्री भूमध्य रेखा या देशांतर रेखा, यानी ये इस तरह की रेखा हो जाएगी। जहां पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं एक दूसरे को काटती है, जो जाल बनाती है, उसको क्या कहते हैं? यानी देशांतर और अक्षांश के जाल को क्या कहते हैं? तो इनका जो जाल होता है वो क्या कहलाता है? ग्रिड कहलाता है। यानी अक्षांश और देशांतर है, ये एक दूसरे को काटती है और एक जाल जैसी आकृति बनाती है, जैसे मकड़ी का जाला होता है। तो उस आकृति को क्या बोलते हैं? तो उस आकृति को बोलते हैं अपने ग्रिड। अब अपने चर्चा करते हैं वापिस भारत की स्थिति की। भारत विश्व में कहां पर स्थित है? तो देखो, भारत की स्थिति याद करने के लिए अपने किसकी आवश्यकता होगी? भारत के अक्षांश और देशांतर की। तो भारत के अक्षांश की बात करें, भारत का जो अक्षांश है वो क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और भारत के देशांतरीय विस्तार की बात करें कि भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है? तो भारत का देशांतरीय विस्तार हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। चलो अब देखते हैं कि भारत वो विश्व में कहां पर स्थित है। यह मना लिया अपने विश्व का ग्लोब, और यहां से एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है 0 डिग्री देशांतर अक्षांश रेखा, और यहां से एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब देखो, जो ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसका जो उत्तरी गोलार्ध है वो क्या कहलाएगा? उत्तरी साइड वाला उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण साइड वाला दक्षिणी गोलार्ध। वैसे 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसके पश्चिम साइड वाला पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम साइड वाला पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी साइड वाला पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा। अब देखो, भारत की अक्षांश स्थिति क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। मान लो ये 0 डिग्री है, इसके क्या है? उत्तर में है, तो यहां से ले लेंगे 8 डिग्री से लेकर 37 डिग्री। देशांतर की बात करें 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी, यानी ये अपनी हो जाएगी 0 डिग्री देशांतर रेखा। इधर वाला पश्चिमी हिस्सा, इधर वाला पूर्वी, और भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है? पूर्वी, यानी यहां से लेकर और यहां तक। यानी विश्व में जो भारत है वो कहां पर स्थित है? ये कौन सी दिशा हो जाएगी? उत्तरी भी है और पूर्वी भी है। अक्षांश की स्थिति ज्ञात करें तो कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी अक्षांश है। और देशांतरीय बात करें तो पूर्वी देशांतरीय गोलार्ध में। तो यानी दोनों को मिलाएं तो कौन सा हो जाएगा? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। यानी जो भारत है वो विश्व में कहां पर स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो यानी अपने को भारत की स्थिति का पता चल गया कि भारत वो विश्व में कहां पर स्थित है, तो कहां पर स्थित हो जाएगा? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। अब बात करते हैं अपने भारत के विस्तार की। तो भारत के विस्तार की बात करें तो भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट। यानी भारत का जो अक्षांशीय विस्तार शुरू होता है वो यहां से होता है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतर की बात करें तो भारत का देशांतरीय विस्तार क्या हो जाएगा? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये देखो, ये भारत की स्थिति है। यानी मुख्य भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। लेकिन संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछ ले तो यहाँ पे एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम है अंडमान निकोबार। निकोबार के जस्ट नीचे से रेखा गुजरती है जिसका नाम है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश।
तो संपूर्ण भारत का जो अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब बात करें भारत के उत्तरीतम और दक्षिणतम, पूर्वतम और पश्चिमतम जो बिंदु है वो कौन कौन से है। तो देखो उत्तरीतम बिंदु की बात करें कि भारत का उत्तरीतम छोर कौन सा है, तो उत्तरीतम छोर हो जाएगा इंदिरा कोल। इंदिरा कोल, देखो दो एक जैसे नाम है, एक तो इंदिरा कोल है और एक नाम है इंदिरा पॉइंट। देखो इनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, तो थोड़ा सा दूर करने के लिए अपने यूं भी याद कर सकते हैं। जैसे अपने मोबाइल में कॉल आता है तो रेंज नहीं होती, अपने कहां पर जाते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं। तो इंदिरा कोल है वो कौन सा हिस्सा हो जाएगा, ऊपर वाला, यानी भारत का जो उत्तरीतम बिंदु है वो कौन सा हो जाएगा, इंदिरा कोल हो जाएगा। और जो दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। देखो भी इसके भी बहुत सारे नाम मिलते हैं एग्जाम में। एक बार पूछा गया था कि मुख्य भारत का या संपूर्ण भारत का, आगे संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तब ऑप्शन में आया था पारासन पॉइंट। पारासन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट नाम ही नहीं आया था, तो लोगों ने सोचा कि ऑप्शन ही गलत आया है, लेकिन इसके दो तीन नाम मिलते हैं। इसे पारासन पॉइंट में बोलते हैं, इसे पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं। पिग्मेलियन पॉइंट, आजादी से पहले इसका नाम पिग्मेलियन पॉइंट ही था, या इसे लाहिचांग पॉइंट भी बोलते हैं, लाहिचांग पॉइंट। तो यानी ये सारे के सारे इसी के नाम है इंदिरा पॉइंट के। पारासन पॉइंट भी बोलते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं और लाहिचांग पॉइंट भी बोलते हैं। और उत्तरीतम छोर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, इंदिरा कोल। ये तो था संपूर्ण भारत का। आपसे पूछ ले कि मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पड़ता है अपने तमिलनाडु में कन्याकुमारी। कन्याकुमारी या फिर इसको बोलते हैं कुमारी अंतरीप, कुमारी अंतरीप। तो मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु वो तो कौन सा हो जाएगा, कन्याकुमारी या कुमारी अंतरीप, जो तमिलनाडु में पड़ता है। और संपूर्ण भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो कोर निकोबार में पड़ता है, इंदिरा पॉइंट। उसके बाद में बात करें अपने पश्चिमतम बिंदु की, यानी जो पश्चिमतम छोर है वो कौन सा है, तो पश्चिमतम छोर पड़ता है अपने गुजरात में। ये है अपना सर क्रीक, सर क्रीक जो गौर माता मंदिर के पास पड़ता है, गौर माता मंदिर यहाँ पे पड़ता है कच्छ के रण में सर क्रीक। तो अपना जो पश्चिमतम बिंदु हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सर क्रीक हो जाएगा। और पूर्वतम बिंदु की बात करें, यानी जो पूर्वी अंतिम छोर है वो हो जाएगा अपना किबूती, किबूती, या फिर इसको बोल सकते हैं उत्तरी तवांग में पड़ता है वालांगू, वालांगू, किबूती या वालांगू। तो ये हो जाएंगे अपने भारत के उत्तरीतम, दक्षिणतम, पश्चिमतम और पूर्वतम अंतिम छोर। उत्तरीतम इंदिरा कोल, दक्षिणतम मुख्य भूमि का कुमारी अंतरीप और संपूर्ण भारत का इंदिरा पॉइंट, पश्चिम का अंतिम छोर सरक्रिक और पूर्वी साइड का अंतिम छोर किबूती या वालांगू। ठीक है, उसके बाद में अपने चर्चा करते हैं भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई की, यानी उत्तर से जो दक्षिण की लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, 2933 किलोमीटर। यानी उत्तर से दक्षिण भारत की जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, 2933 किलोमीटर। और पूर्व से जो पश्चिम लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, 3214 किलोमीटर। अब अपने बात करें भारत के क्षेत्रफल का कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यानी किलोमीटर में बात करें तो कितनी हो जाएगी, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगर मील में बात करें तो 1,32,139 वर्ग मील, वर्ग मील। अगर मील में पूछ रहे तो 1,32,139 वर्ग मील, और किलोमीटर में बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद में बात करें अपने जो भारत की स्थलीय सीमा है, जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है, यानी जो भूमि को छूती है न कि समुद्र को छूती है। तो स्थलीय सीमा की लंबाई की बात करें तो भारत की जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई हो जाएगी 15,200 किलोमीटर। यानी भारत की जो स्थलीय सीमा है यहां से लेकर और यहां तक वो कितनी हो जाएगी, 15,200 किलोमीटर। और जलीय सीमा की लंबाई की बात करें, जलीय सीमा
तो मुख्य भूमि की जलीय सीमा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। यानी यहां से लेकर और पश्चिमी बंगाल तक, गुजरात से पश्चिम बंगाल तक जो जलीय सीमा की लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, 6100 किलोमीटर। और संपूर्ण जलीय सीमा की बात करें, संपूर्ण जलीय सीमा, तो संपूर्ण जलीय सीमा की लंबाई हो जाएगी 7515.6 या कुछ बुकों में मिल जाता है 7516.5 किलोमीटर। देखो संपूर्ण में अपने ले लेंगे, जैसे अपने इधर लक्षद्वीप समूह पड़ता है और इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह पड़ता है, क्योंकि दोनों पर किसका अधिकार है, भारत का, तो इनकी सीमा भी किस में काउंट की जाएगी, भारत के अंतर्गत। तो संपूर्ण तटीय सीमा या जलीय सीमा वो कितनी हो जाएगी 7516.5 और अपने मुख्य भूमि की तटीय सीमा वो कितनी हो जाएगी 6100 किलोमीटर। उसके बाद में देखो भी अपने चर्चा करते हैं कर्क रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। कर्क रेखा कई बार क्वेश्चन पूछ रहे थे कि कर्क रेखा है वो भारत के कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है। तो देखो वैसे तो ट्रिकी होते हैं, लेकिन मैप से याद कर ले तो भूल भी नहीं पाते कभी। जैसे यहां से कर्क रेखा गुजरेगी, यहां पर कौन सा स्टेट अपना, गुजरात, गुजरात के बाद में राजस्थान, राजस्थान के बाद में मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद में झारखंड, झारखंड के बाद में पश्चिम बंगाल, और ये हो जाएगा अपना त्रिपुरा, और ये हो जाएगा मिजोरम। यानी कुल कितनी राज्य है जो कर्क रेखा के ऊपर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। उसके बाद हम पूछ लेते हैं कि जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, यानी ये अपने भारत की मानक रेखा मानी गई है, वो कहां से गुजरती है, तो ये भारत में प्रवेश करती है नैनी से, नैनी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के बाद में ये चली जाएगी मध्य प्रदेश, यहां पे यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो अपने 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा या मानक रेखा वो कितने राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से। कौन कौन से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। एक बार क्वेश्चन आ गया था कि जो अपने कर्क रेखा है और 60 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, ये एक दूसरे को कहां पर काटती है, यानी दोनों रेखाएं एक दूसरे को भारत के कौन से स्थान पर काटती है, तो वो हो जाएगा अपने छत्तीसगढ़ का सूरजपुर जिला, सूरजपुर जिला। यानी सूरजपुर जिले में कर्क रेखा और भारत की मानक रेखा एक दूसरे को क्या काटती है। उसके बाद में अपने चर्चा करते हैं कुछ एक अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं और वो किन किन देशों के साथ लगती है, उनके बारे में चर्चा करेंगे अपने। कौन कौन सी, पहले तो अपने देख लेते हैं कि भारत को सीमा को छूने वाले देश कौन कौन से। जैसे यहाँ पर एक देश पड़ता है जिसका नाम है पाकिस्तान, यहां पर पड़ता है अफगानिस्तान, यहां पर हो जाएगा चीन, यहां पर हो जाएगा नेपाल, यहां पर हो जाएगा भूटान, यहां पर हो जाएगा म्यांमार और यहां पर हो जाएगा बांग्लादेश। यानी अपने लगभग 1 2 3 4 5 6 7 देशों के साथ भारत वो क्या है अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करता है। कौन कौन से देश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। अब इनके साथ कुछ एक अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के नाम मिलते हैं। जैसे आपने पहले लेते हैं LAC मैकमोहन रेखा, LOC रेड क्लिफ 0 डिग्री रेखा, 3 बीघा गलियारा, डूरंट रेखा, डूरंट रेखा। यानी इन रेखाओं के बारे में कई बार पूछ लेते हैं कि ये रेखाएं वो
किन देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं साझा करती है। तो अपने एलएसी की बात करें, एलएसी की फुल फॉर्म होती है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और ये है अपने भारत और चीन के मध्य, एलएसी वो किन के मध्य पड़ती है, भारत और चीन के मध्य। मैक-मोहन रेखा की बात करें तो ये भी किन के मध्य पड़ती है, भारत और चीन के मध्य। एलओसी की बात करें, इसकी फुल फॉर्म होती है लाइन ऑफ कंट्रोल, एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल। ये पड़ती है भारत और पाकिस्तान के मध्य। रेड क्लिफ की बात करें तो रेड क्लिफ भी पड़ती है भारत और पाकिस्तान के मध्य। कई बार रेड क्लिफ की टोटल लंबाई भी पूछ लेते हैं, तो इसकी कुल लंबाई है वो हो जाएगी 3310 किलोमीटर। इसका निर्धारण हुआ था, वो हुआ था 17 अगस्त 1947 को सर रेड क्लिफ के द्वारा। और ये शिमला समझौते के तहत क्या इसका जो नियंत्रण हुआ था वो भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। उसके बाद में 0 डिग्री रेखा की बात करें तो ये है भारत और बांग्लादेश के मध्य। उसके बाद में 3 बीघा गलियारा की बात करें तो ये भी एक सड़क बनेगी, ये भारत और बांग्लादेश के मध्य। उसके बाद में आती है डूरंट रेखा। देखो भाई इसके क्वेश्चन 2 प्रकार के आते हैं, एक तो डूरंट रेखा है वो आजादी से पहले किन के मध्य थी, और एक वर्तमान में किन के मध्य ये स्थित है। तो उसके बारे में देखो, अगर आजादी से पहले की बात करें तो आजादी से पहले जो डूरंट रेखा थी वो किन के मध्य थी, वो थी भारत और किन के मध्य, भारत और अफगानिस्तान के मध्य। ठीक है, यानी आजादी से पहले पाकिस्तान था वो किसका हिस्सा था, 1947 से पहले पार्टीशन से पहले की बात करें तो जो पाकिस्तान था वो किसका हिस्सा था, इंडिया का हिस्सा था। लेकिन 47 में क्या हो जाता है, पार्टीशन हो जाता है और पाकिस्तान के एक अलग देश के रूप में मान्यता मिल जाती है उसको। तो आजादी के बाद में जब अलग हुआ तब ये जो डूरंट रेखा वो वर्तमान में किन के मध्य है, वर्तमान में ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है, अफगानिस्तान। और आजादी से पहले पूछ रहे तो आजादी से पहले किसके मध्य थी, भारत और अफगानिस्तान के मध्य थी। फिर एक जल संधि आती है, नाम सुना होगा आपने, पाक जल संधि, पाक जल संधि। अगर ये पूछ ले कि पाक जल संधि है वो किन के मध्य स्थित है, तो कई बार तो क्या स्टूडेंट सीधा नाम देख के पाक से पाकिस्तान कर देते हैं, पाकिस्तान नहीं लेना है, क्योंकि जल संधि होती है। जल संधि की क्या विशेषता होती है, जल संधि हमेशा किन को अलग करती है, स्थलीय भाग को। स्थलीय भाग को क्या करती है, अलग करती है, जोड़ती किसको है, जलीय भाग को, जलीय भाग को। यानी आपसे पूछ ले कि पाक जल संधि है वो किन को अलग करती है और किन को जोड़ती है, ये क्वेश्चन आ जाए तो देखो पाक जल संधि है वो पड़ती है अपने यहां पर एक देश है दक्षिण में, श्रीलंका, श्रीलंका। तो यानी जो ये अलग करती है वो किसको अलग करती है, श्रीलंका को भारत से या भारत को श्रीलंका से अलग करती है। पाक जल संधि वो किन को अलग करती है, भारत को श्रीलंका से। और जोड़ती किसको है, ये अरब सागर को बंगाल की खाड़ी से, बंगाल की खाड़ी से। कई बार क्या डीपली क्वेश्चन आ जाता है कि जो पाक जल संधि वो प्रॉपर कौन से स्थानों को अलग करती है। तो देखो जैसे अपने थोड़ा सा लॉजिकली याद करें तो भगवान श्री राम थे, जब माता सीता का अपहरण हो गया था, रावण श्रीलंका लेके गया था, तब भगवान राम ने, राम कहां के थे, भारत के थे, तब राम ने यानी रामेश्वर से धनुष लेके कहां पर गए, श्रीलंका, धनुष कोडी यानी धनुष के बल पे माता को छुड़ा के लाए थे। तो यानी भारत का जो प्रॉपर स्थान हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, रामेश्वरम हो जाएगा, और श्रीलंका का जो प्रॉपर स्थान है वो कौन सा हो जाएगा, धनुष कोडी हो जाएगा। तो यानी जो पाक जल संधि है वो किन को अलग करती है, रामेश्वर को धनुष कोडी से, या भारत को श्रीलंका से। किन को जोड़ती है, अरब सागर को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है। तो ये हो जाएगी अपने कुछ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं और जल संधि। जल संधि का हमेशा ध्यान रखना कि जल संधि है वो स्थलीय भाग को अलग करती है और जलीय भाग को जोड़ती है। तो पाकिस्तान का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे तो कोई समुद्र अपने लगता ही नहीं है। तो ये हो जाएगी भारत को साथ साझा करने वाली कुछ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं। तो दोस्तों आगे जो सामान्य परिचय उसका हिस्सा वो अपने कल पढ़ेंगे। आज के लिए नमस्कार।